ओके, आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड। एक बात मुझे बताना, अगर हम सॉलिड का बात करते हैं तो उनके पार्टिकल्स कुछ खास दूरी पे रहते हैं, फिक्स्ड इंटरवल पे प्रेजेंट रहते हैं। बताइए हाँ या ना। हाँ। ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि इन पार्टिकल्स को अगर हम दूर कर दें, इन पार्टिकल्स को अगर हम दूर कर दें, तो ये बोलेंगे नहीं 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 प्लीज मुझे उससे दूर मत करो, है ना? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ओमकार, बताओ। हम्म। बोलेंगे प्लीज मुझे उससे दूर मत करो। और जब बोलोगे कि ठीक है दूर नहीं करते हैं तो पास ही ले आते हैं, तो बोलेंगे कि पास में मतलब यार इसके मुंह से विमल का खुशबू आ रहा है ना, तो पास भी नहीं जाएंगे ये। समझ में आ रहा है? यानी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, ऐसा डिस्टेंस जहां से उसका शकल भी अच्छे से अच्छा लगे देखने में, और पास जाने का लफड़ा भी ना हो। समझ आ रहा है क्या ओमकार? तुम्हारे रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपना रहते हैं ये लोग। ठीक है, मान लो इनका दूरी है कुछ भी एक्स। ठीक है, ये दूरी है। तो अगर एक्स से ज्यादा दूरी हम बढ़ा दें तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, हाँ कि ना? बताइए। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी अगर खींच दें हम इसको, तो पार्टिकल्स बोलेंगे नहीं 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 प्लीज मुझे उससे दूर मत करो। तो तुम बोलोगे ठीक है हम दोनों को पास लेके आ जाते हैं, तो बोलेगा पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज के लिए हम लोगों ने केमिस्ट्री में एक ग्राफ पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो। तो केमिस्ट्री में एक ग्राफ तुम लोगों ने अजीब सा पढ़ा होगा। वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। फिर से स्टार्ट हो गया क्या? एक मिनट। वो ग्राफ कुछ ऐसा था, रुको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। याद आ रहा है ग्राफ? ऐसा हाँ कुछ। हाँ। यस। ठीक है, जिसमें जिसमें ये चीज क्या बता रहा है, ये एक्स एक्सिस क्या बता रहा है दोस्त? एक्स एक्सिस बता रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? इनका दूरी मतलब बताता है। ये क्या बताता है? इनका दूरी। क्या बताता है? इनका दूरी। तुम बोलोगे हाँ ये इनका दूरी बताता है। ठीक है, ये आर, आर लिख दो। आर बताता है। और वी क्या बता रहा था? वी बता रहा था उनका एनर्जी जब सबसे मिनिमम हो। तो यहाँ पे मैं एनर्जी की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिख देता हूँ, क्योंकि जब पास रहेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे, तो ज्यादा इधर उधर भागेंगे नहीं, हाँ या ना? तो वेलोसिटी सबसे कम। ठीक है, ये आर। और मान लेते हैं इनका दूरी आर नॉट है, मान लेते हैं आर नॉट, ये एक्स नॉट। हम कितना माने थे? एक्स। आर का वैल्यू एक्स रहेगा, तब ये स्टेबल रहेंगे। तो जब सबसे कम इसका वेलोसिटी होगा, सबसे कम वेलोसिटी होगा, तब क्या होगा? यहाँ पे ये आराम से रहेंगे। याद आया? बोलोगे हाँ ये तो हमको पूरा अच्छे से याद आ रहा है, ये हमको अच्छे से याद आ रहा है क्या दोस्तों? ये ग्राफ याद आ गया ना दोनों का? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करते ही मैंने पढ़ाया था, योगेश दादा को भी हाँ। याद होगा। तो इस चैप्टर में हम यस लोग सर। अभी जो पढ़ना स्टार्ट किए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि गारंटीड इससे एक या दो सवाल आना ही आना है। सिर्फ सॉलिड का मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ सॉलिड का, जो कि 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया रिजिड बॉडी क्या होता है ना? तो आइए रिजिड बॉडी के बारे में लिखिए क्या होता है। सभी लोग लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, एनी टू पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। या ऐसा लिख देते हैं कांस्टेंट देन बॉडी इज रिजिड बॉडी, देन बॉडी इज रिजिड बॉडी। क्या हम रिजिड बॉडी है? क्या हमारा लैपटॉप रिजिड बॉडी है? हाँ। बताओ। हाँ सर। हाँ नहीं सर। है, नहीं है। क्या बोला है? क्यों? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगा देते हैं तो इनके पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे या पास चले आएंगे। दुनिया में कोई भी बॉडी 100% रिजिड बॉडी नहीं है। समझ आया? थोड़ा सा भी एनर्जी यूज कर लोगे तो उनके पार्टिकल्स इधर उधर भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे, हाँ या ना? सोच के जरा बताओ। हाँ।
भाग बिल्कुल जाएंगे। भागेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फोर्स लगाया और वो इधर उधर अगर निकल गया तो क्या सा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि कांस्टेंट है वो। जरा कॉमन सेंस लगाओ ना। कांस्टेंट का मतलब किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, यही होता है ना इसका अर्थ। तो अगर मैंने यहाँ हम्म। पे बोल दिया इनके दो पॉइंट के बीच का दूरी अगर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो फोर्स पे क्यों डिपेंड करेगा। हम फोर्स बढ़ाते हैं, दूरी बढ़ जाता है या घट जाता है, होता है कि नहीं होता है। अरे हाँ एक सर। नहीं बात सर। बताओ, अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ पाई, तो पाई क्या फोर्स पे डिपेंड करता है, नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ हाँ अगर सर। इनके बीच का दूरी है एक्स, और मैं बोल रहा हूँ फोर्स लगाने की वजह से ये बढ़ गया घट गया, तो ये कैसा कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट, हम्म। कोई कांस्टेंट नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ 100% रिजिड बॉडी इस यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। 100% रिजिड बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझे योगेश सर। ये तो पहले बोल रहा है कांस्टेंट डेफिनेशन में, और फिर तुम बोल रहे हो कि सर वो तो फोर्स पे डिपेंड करेगा। वो तो फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो आप लिख लीजिए नोट करके, नो बॉडी इज रिजिड बॉडी, या परफेक्टली रिजिड बॉडी, ऐसा लिख देते हैं, नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड बॉडी। ममता समझ आ रहा है या बस ऐसे ही मूर्ति बन के बैठी हुई हो। नहीं सर। क्या नहीं। तो जो बॉडी समझ आ रहा परफेक्टली है रिजिड तो नहीं हो सकता, ध्यान से सुनिए, वो तीन कैटेगरी अपने पास रख सकता है ना। वो अपने पास तीन कैटेगरी रखता है। पहला कैटेगरी, ध्यान से सुनते जाना। पहला ये हो सकता है इलास्टिक। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा इलास्टिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि कोलिजन में पढ़ाए थे। दूसरा हो सकता है दोस्तों इन इलास्टिक, बोलोगे हाँ। तीसरा हो सकता है परफेक्टली इन इलास्टिक, याद आ रहा है, तुम बोलोगे यस। सही, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाँ ठीक है। इलास्टिक बॉडी क्या होता है, मृणाली जरा बताना, इलास्टिक बॉडी क्या होता है। तो बोले सर इलास्टिक बॉडी का तो ऐसा कुछ आप हमको बताए थे कि मान लीजिए दो आदमी आपस में आके मिला, ओमकार और ओमकार की दोस्त, है ना। ये दोनों आपस में आके मिले, और मिले और अलग हो गए, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, है ना, कोई असर नहीं हुआ, अपना दोनों सेपरेट हो गए। आए टकराए और अलग हो गए, किसी का बॉडी कोई चेंज नहीं हुआ, आए टकराए अलग हो गए, इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। है ना, यानी वो अपना शेप, अपना जो जैसा आकार था वो पूरा का पूरा रीगेन कर ले, करेक्ट। हाँ या ना। हाँ। इन इलास्टिक में क्या हाँ होता है, इन इलास्टिक में आए तो थे दोनों, करीब आए तो थे, है ना, करीब आए, लेकिन बेचारे समाज के डर की वजह से वो दोनों, उन लोगों को अलग होना पड़ा। तो अलग होना पड़ा तो थोड़ा खाए खाए पिए होंगे दोनों आदमी थोड़ा बहुत, है ना, तो इनका बॉडी जो है थोड़ा अलग हो गया। यानी हम बताते हैं ना इन इलास्टिक बॉडी में क्या होता है, थोड़ा सा शेप डिफॉर्म हो जाता है। क्या होता है, शेप डिफॉर्म, यानी इसका असर इस पे देखने को मिलता है और इसका असर इस पे देखने को मिलता है, याद आ रहा। यस। बोलोगे हाँ थोड़ा बहुत। हाँ सर। परफेक्टली इनएलास्टिक में क्या होगा, अब समाज वमाज से ये लोग ऊपर उठ चुके हैं, क्यों ओमकार, अब जाके बस एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जैसे कोई चीज जाके किसी दीवार या किसी चीज से चिपक गया, हो गया परफेक्टली इनएलास्टिक, हाँ या ना। बताइए, बोलो हाँ। बोलो बोलो। अब परफेक्टली इनएलास्टिक बॉडी को हम लोग प्लास्टिक बॉडी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टिक। तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, प्लास्टिक। ओमकार सही है हम लोगों के क्लास में एक एग्जाम्पल के लिए, नमूना, प्लास्टिक। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, आइए स्टार्ट करें। हाँ सर। ओके, मैं पढ़ता हूँ इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी सॉलिड ड्यू टू विच इट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। सही तो चल रहा है। तो सॉलिड को बस बक्से में डाल दो। क्या करना, सॉलिड को बक्से में डाल दो, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं। इलास्टिसिटी समझ में आया, अभी समझा देते हैं, तुम लोगों को समझा दें। हम्म, लिखे मित्रों, लिख रहे हैं सर। लिख लो मृणाली, है लेट नहीं करते बाबू, लिख लो। हो गया। इलास्टिसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट, ओहो,
इट ट्राइड, ड्यू टू विच इट ट्राई, एक मिनट, ड्यू टू विच इट ट्राई टू रिगेन, ट्राइड नहीं, ड्यू टू विच इट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। तुम बोलोगे सर इसको जरा अच्छे से समझाइए, क्या मामला है? मामला ये है, इलास्टिक रबर जानते हो तुम लोग? तुम बोलोगे हाँ जानते हैं। इसको इधर से हम्म। खींचो, इधर से खींचो, एफ फोर्स लगा के क्या होगा? तुम बोलोगे क्या होगा? खिंच जाएगा, चल। जैसे ही छोड़ेंगे फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, हाँ या ना? यस। हाँ या ना? हम बोल रहे हैं कि ऐसा 5-6 बार करो तो तुमको पता चलेगा, अब रबर इतना बड़ा था ना, कुछ देर के बाद इतना बड़ा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब चार हाँ। पांच बार अगर हम फोर्स लगा दिए तो ये अपना औकात भूल गया, ये भूल गया कि हमको रिगेन भी करना है। तो इसीलिए इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। स्टील नाम सुने हो तुम लोग? तुम बोलोगे हाँ स्टील तो सुना है। स्टील को खींचोगे फोर्स लगा के, पहली बात तो वो खींचेगा नहीं, पहली बात तो वो खींचेगा नहीं। और अगर खिंच गया तो अपने शेप को दोबारा मतलब रिगेन कर लेता है। इसीलिए कहते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर से ज्यादा इलास्टिक कौन होता है दोस्त? स्टील होता है। और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अरे रबर होना चाहिए, अरे ये होना चाहिए, नहीं। इलास्टिसिटी कौन ज्यादा दिखाता है? स्टील, क्योंकि स्टील को सबसे पहली बात तो आप डिफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, स्टील को आप डिफॉर्म ही नहीं कर पाओगे थोड़ा सा फोर्स लगा के, जितना फोर्स में तुम रबर को कर, है ना? एक बात बताओ, स्टील का मान लो ये कोई बर्तन है, इसमें हमने इधर फोर्स लगाया हाथ से, इधर फोर्स लगाया, ये रबर है, इधर हमने हाथ से फोर्स लगाया, इधर हाथ से फोर्स लगाया, जल्दी डिफॉर्म कौन हो जाएगा? रबर। रबर। तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स फोर्स की वजह से अपना ओरिजिनल शेप तो रिगेन नहीं कर पाएगा, 3-4 बार अगर कर दे। बट इसमें तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारा बैंड बच जाएगा। क्या कहते हो? इसका मतलब तुम फोर्स बढ़ा रहे हो और ये फोर्स को काउंटर कर रहा है, यानी अपने शेप को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना? तो इसीलिए स्टील जो होता है हाँ वो सर। मोर इलास्टिक होता है। ध्यान से सुनिए, इसीलिए स्टील क्या होता है? मोर इलास्टिक देन व्हाट? देन रबर। तो लिख लो, रबर। स्टील इज, यस, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओमकार समझ रहे हो क्या? सिंस यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू नेवर रिस्पॉन्ड इन द क्लास। अगर आप मेरी बेइज्जती कर रहे होगे तो मैं कहाँ से रिस्पॉन्स करूंगा? तुम्हारा अभी बेइज्जती कैसे हो सकता है? स्टूडेंट सबका तो इज्जत ही नहीं होता है क्लास में। मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो फिर तो तुम क्या ही बताए। आओ, सर आइए। क्या लाइन थी वो? कौन सा? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। गॉट इट? चलिए, हम्म। अब हम लोग बात करते हैं जरा सा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के बारे में, ठीक है? तो मैं पढ़ता हूं, आप लोग लिखिए। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, after removing deforming force, it exactly regain its shape, then that is called perfectly elastic body. लिख लिया मित्रों? बताओ मित्रों, लिख लिया? सर। ठीक है। चलो, मैं इसके बारे में लिखना हो तो एक और मैं लिख देता हूँ प्लास्टिक बॉडी के बारे में। प्लास्टिक बॉडी यानी परफेक्टली इनएलास्टिक। प्लास्टिक मतलब परफेक्टली इनएलास्टिक। मैं लिखता हूँ, प्लास्टिक बॉडी which do not regain their shape। लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर हम लोग अपना कहानी शुरू शुरू करेंगे। ओके, एक और मैं लिखवा देता हूँ, इन इलास्टिक बॉडी partially regain their shape। ये इन इलास्टिक है, दैट मीन्स दोनों साथ साथ। देयर शेप है। लिख लिए बच्चों? लिख ठीक रहे है, हैं लास्ट। लिखो लिखो। तो परफेक्टली हाँ। इलास्टिक के बारे में जानते ही हो,
भैया वो पूरा का पूरा अपना शेप गेन कर लेगा। और मुझे पता है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पॉसिबल नहीं है ना। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पॉसिबल नहीं है। क्यों योगेश दादा? ऐसा कोई थोड़ी होगा कि कोलिजन हो जाए और एकदम 100% शेप कर ले। तो ये लगभग पॉसिबल नहीं है। प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? प्लास्टिक बॉडी किसको कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी को, जो बिल्कुल भी शेप अपना गेन नहीं कर पाएगा, यानी जाएगा उसके साथ कोलिजन के बाद चिपक के ही जाएगा। इन इलास्टिक बॉडी थोड़ा बहुत शेप अपना रीगेन कर लेता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब जरा समझने की कोशिश करो। स्टार्ट करें कहानी। ये सब तो डेफिनेशन था, और ये हाँ डेफिनेशन हम सर। बहुत सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मुझे बताना, अगर ये एक रॉड है, ममता, अगर ये एक रॉड है, हाँ सर। ठीक है, इस रॉड पे हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, एफ फोर्स लगाया। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। यहां पर भी एफ फोर्स लगाया, तुम बोलोगे ठीक है। तो नेट फोर्स इसका क्या हुआ बताइए? वाह, क्या हो? वाह, जीरो होगा। बिल्कुल जीरो होगा भाई। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, एफ माइनस एफ हो जाएगा, सिंपल। एफ नेट जीरो। क्या ममता ऐसा स्थिति आ गया क्या तुम्हारा? है? सर मैंने सुना एफ ही नेट, नहीं। हाँ वो तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एफ नेट सच में यहाँ पे क्या नहीं। हो गया? जीरो। कोई बात नहीं। मम्मी। तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? जीरो। क्योंकि एफ नेट इंटू मास वही तो नेट एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन जीरो। भी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। लेकिन इलोंगेशन क्या होगा अगर मैं पूछूं, क्या ये जो रॉड है वो इलोंगेट करेगा, खिंच जाएगा या नहीं खींचेगा, उसके बारे में बताइए। इलोंगेशन होगा या नहीं खींचेगा। होगा? कॉमन सेंस से बताना। खींचेगा। इलोंगेशन भी मैं जीरो लिख दूं क्या? बोलो, हाँ। लिख दें? नहीं। इलोंगेशन जीरो नहीं होगा। कौन बोल रहा है जीरो होगा? कौन है ये आदमी भाई? यार कॉमन कोई भी सेंस नहीं है। बोला। अभी कोई तो बोला था। भाई अगर हम किसी को ओमकार का ही हाथ एक एक इधर ट्रक से बांध दे, एक उधर ट्रक से बांध दे, और ट्रक को ऑपोजिट डायरेक्शन में चला दे, तो इलोंगेट कर जाएगा ना उसका हाथ? बताओ, थोड़ा सा हाँ। लंबा हो जाएगा ना हाथ। यस, सेम कहानी है। तो अगर कोई फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, कोई फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर इलोंगेशन करवा दे, कोई फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर, सॉलिड बॉडी के अंदर इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस तरह के फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंसाइल फोर्स। क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स। या फिर उसको हम लोग कहते हैं एलोंगेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? एलोंगेटिव फोर्स। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा इस केस का व्याख्या करो ममता। मैं जिस चीज का उल्लेख कर रहा हूं उसका व्याख्या तुम करोगी। हाँ ये एक सर। रॉड है, इधर हमने फोर्स लगाया, इधर हमने फोर्स लगाया। नेट फोर्स कितना हुआ ममता, जल्दी बताओ। जीरो नहीं होगा। जीरो होगा? यार अजीब आदमी हो यार तुम तो। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्शन जीरो होगा अलग सर। है, मैग्नीट्यूड सेम है। किस दुनिया में हो तुम? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर से डायरेक्ट। आओ, बहुत बहुत वीक हो। मतलब यार क्या हम बोले यार। एक बात बताओ, ये बॉक्स इधर रखा हुआ है, इधर एफ फोर्स से तुम धक्का दे रही हो, इधर एफ फोर्स से मृणाली धक्का दे रही है, बॉक्स किधर जाए? दोनों का फोर्स सेम है। हाँ वही रहेगा किधर सर। जाएगा ये बताओ, किधर जाएगा बॉक्स? वही रहेगा सर। क्यों क्यों वही क्यों रहेगा? तुम जब बोल रही हो नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वहां क्यों रहेगा? फिर तो मूव करना चाहिए उसको। अजीब सिस्टम है यार। नेट फोर्स जीरो है, डायरेक्शन। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स जीरो है? ममता को छोड़ के बताओ। समझा सर। यार समझे ममता सर। तुम क्या कर रही हो? अजीब सिस्टम है। कितना वीक हो गई हो तुम, कितना कमजोर हो गई हो। अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम है, तो माइनस हो जाएगा ना, एफ माइनस एफ जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा ममता तुम ही बताओ जरा। जीरो होगा। बिल्कुल, जब नेट फोर्स ही जीरो है तो एक्सेलरेशन नेट जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसमें इलोंगेशन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बताइए। इलोंगेशन नहीं मतलब होगा। खिंचाव, यानी पार्टिकल्स जब दूर नहीं दूर जाते हैं तो इलोंगेशन होता है। तो पार्टिकल्स पास पास नहीं आएंगे होगा। क्या इसमें? पार्टिकल्स पास पास आएंगे? आएंगे ना। तो कॉम्प्रेशन होगा या जीरो लिख दे इसको? कॉम्प्रेशन होगा। तो ऑपरेशन होगा। कॉम्प्रेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मैं बता रहा हूं, ऐसा फोर्स जो कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। क्या कहते हैं दोस्त?
उसे कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। बताओ योगेश दादा, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है सर। नहीं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही। ओके, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं जरा सा, आइए, अब हम जरा सा कॉमन सेंस वाली बातें सब करते हैं, जैसे कि नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से बताएंगे, ध्यान से सुनना, सब कुछ बताएंगे। आओ बात करते हैं नॉर्मल पहले, और एक लॉन्गिट्यूडनल भी ले लो इसी में। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब एकदम ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सवाल आएगा, और इतना इजी, एक ही फॉर्मूला के ऊपर। तुमको अलग अलग चैप्टर में अलग बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े नहीं पढ़े थे ना? जैसे ग्रेविटी में ही मान लो 15 फॉर्मूला हो गया, उससे पहले वाले में 10 फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक फॉर्मूला पढ़ोगे और नैया पार लग जाएगा, ये गारंटी है। वही फॉर्मूला दादाजी है, पोता भी है, बाप भी है, सब कुछ है। बाप का, दादा का, सबका काम करेगा एक फॉर्मूला। समझी? देखो, आइए, सबसे पहले मुझे बताना टेंसाइल फोर्स का काम क्या होता है। तुम बोलोगे सर टेंसाइल फोर्स ट्राई करता है इलोंगेट करने के लिए, ट्राई टू इलोंगेट। elongate करेक्ट। का। हाँ। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ ट्राई टू इलोंगेट, सुनते जाइएगा। अब मैं बोलता हूँ कंप्रेसिव फोर्स, ये क्या करता है दोस्तों? ट्राई टू वो कंप्रेस। कब? हाँ। ठीक है, ट्राई टू कंप्रेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता क्या है, एकदम ध्यान से सुनते जाना है, मजा आ जाएगा, बोलोगे सर मजा दिला दिया। ठीक है, स्ट्रेस होता है दोस्तों एफ इलास्टिक, यानी इलास्टिक फोर्स। मैं बताऊंगा इलास्टिक फोर्स क्या होता है, अपॉन एरिया, अपॉन एरिया। तुम बोलोगे सर समझ वमझ कुछ आ नहीं रहा है ना? क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ रहा है। अभी बताते हैं, ये लिख चुके हो तो फिर मैं नीचे करूँ। हाँ सर। ठीक है, याद रखना, ये जो स्ट्रेस हम निकालते हैं, है ना, नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दिस इज ओनली फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड और फॉर गैस, उन चीजों के लिए नहीं होता। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेस के बारे में एक दो लाइन लिख दें। स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट न्यूटन मीटर होता है। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आओ पहले मैं लिख ही देता हूँ, स्केलर यूनिट क्या है? न्यूटन, ऊपर फोर्स है ना न्यूटन, नीचे एरिया है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सही है ना? अपना डायमेंशन तुम लोग खुद लिखना। अब आओ फोटो से समझे क्या मैं कहना चाहता हूँ। ये एक दीवार है, ये क्या है? एक दीवार। इस दीवार से एक पाइप जुड़ा हुआ है, या रॉड ऐसे जुड़ा हुआ है, तुम बोलोगे ठीक है। ध्यान से सुनिए, हम क्या किए, इसके ऊपर फोर्स लगा दिए इधर, ऐसे, ऐसे मैंने दिखाया। और ये फोर्स की वजह से, चलो इसको मैं इस कलर से इस फोर्स की वजह से अब ये खींच के यहां से यहां आ गया, यहां से आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ, कोई दिक्कत है? एफ फोर्स मान लो हमने लगाया, और वो यहां तक खींच के आ गया। ठीक है, तो इसका चेंज इन लेंथ कुछ तो हुआ होगा, मान लो मैं यहां से यहाँ के दूरी को बोल रहा हूँ एल नॉट। क्या बोल रहा हूँ? स्मॉल में एल नॉट। और अब ये यहां से यहाँ दूरी हो गया है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ एल फाइनल, ये एल एफ लिख देता हूँ, एल फाइनल। तो चेंज कितना हुआ है लेंथ, जब एफ फोर्स लगाया है योगेश दादा, तो चेंज कितना हुआ है लेंथ? तुम बोलोगे सर चेंज हुआ है एल एफ माइनस एल नॉट, इतना ही चेंज हुआ है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, चेंज इन लेंथ, ध्यान से सोच के बताना। चेंज इन लेंथ को क्या मैं एल एफ माइनस एल नॉट लिख सकता हूँ? सभी लोग बताएं, हाँ या ना, या गलत है? पहले एल नॉट था, फिर हमने उसको खींचा, वो एल एफ तक चला गया, तो यही होगा ना चेंज इन लेंथ? रिस्पॉन्ड करो भैया, फास्ट करो रिस्पॉन्ड। हाँ यही सर। होगा। यही होगा, ठीक है, बहुत अच्छी। ओके, अब मुझे बताना, जब हम इधर फोर्स लगा रहे थे पिंक वाले की तरफ, तो क्या उसी वक्त हमारा ये जो बॉडी है, जो भी बॉडी है, वो उस चीज से बचने के लिए अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? हाँ कि ना? हाँ। बिल्कुल लगा रहा होगा। तो अंदर की तरफ जो ये फोर्स लगा रहा है,
मानते हैं हम कि उसका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होगा, इसीलिए जैसे ही छोड़ोगे तो वो कोशिश करेगा उसी तक आ जाने का, अगर इलास्टिक हुआ तो वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? बोलोगे यस, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो अंदर फोर्स लग रहा है ना, इसे ही कहते हैं एफ इलास्टिक। तुम बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, नहीं, तुम्हें पता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक के केस में सेम होगा, इन इलास्टिक में थोड़ा अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, खुद बताओ। इन हाँ इलास्टिक तो के केस में थोड़ा अलग हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला जो कहता है उसको याद रखना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रेस लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रेस वही लिखेंगे, एफ इलास्टिक अपॉन एरिया। कोई दिक्कत है? फोर्स ड्यू टू इलास्टिक फोर्स, ऐसे देखो ना, इलास्टिक फोर्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, एफ इलास्टिक। ठीक है, तो हम्म, एफ इलास्टिक अंदर की तरफ लगता है, यानी वो अपने शेप को रीगेन करना चाह रहा है, वो है एफ इलास्टिक। ठीक है, वो एफ इलास्टिक अपॉन एरिया, किस एरिया पे आपने फोर्स लगाया? तो देखो एरिया तो यही है ना, इतना ही एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी पे तुमने फोर्स लगाया। तुम बोलोगे हाँ इसी पे फोर्स लगाया। तो इसका और इसका रेशियो हमें बताता है स्ट्रेस। ये क्या बताता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तुम बोलोगे सर स्ट्रेस को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करो कि होता क्या है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मतलब है कि वो कितना तनाव एक्सपीरियंस कर रहा है, उनके पार्टिकल्स कितना तनाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस फोर्स की वजह से, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताइए। गॉट इट। यस। भाई एक बात बताओ, ये पार्टिकल पहले इस डिस्टेंस पे स्टेबल था, तुमने बोला है ना, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। जब इस पार्टिकल को हम उठा के यहाँ पे डाल दिए, तो इनके बीच में अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगा ना। ये बोलेंगे कि आजा आजा भाई आजा, क्योंकि हम जानते हैं आर स्क्वायर का होता है रिलेशन, है ना। हम्म। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाला बात नहीं कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और पास ले आओगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। ठीक है, पास ले आओगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन बढ़ जाएगा। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही दूर ले जाओगे तो इनके बीच में टेंशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? कम। कम होगा। अब अगर तुम बोलोगे नहीं, तो एक काम करते हैं, स्टेबिलिटी कम हो रहा, पास ही लेके आ जाते हैं। पास में इतना पास ले आओगे, ऐसे इतना पास, तो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे ये, तो क्या हो जाएंगे? हो और जाए। अनस्टेबल हो जाएंगे। इसी तनाव को मेजर कैसे किया जाता है? कि भाई कितना एरिया है उसका, और उस एरिया पे आपने कितना फोर्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। तुम बोलोगे ओके ठीक है, ये चेंज इन लेंथ एल एफ माइनस एल ओ एल नॉट को क्या मैं डेल्टा एल लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो डेल्टा एल जो होता है ना, और ये डेल्टा एल तो हम अगर इस रॉड के लिए निकाले हैं तो हमें पता चला कि भाई इतना है। अब देखो डेल्टा एल क्यों नहीं सही है, होता है, ध्यान से सुनो। ये एक छोटा रॉड है, मान लो 2 मीटर का, ठीक है, 2 मीटर का। ये एक बड़ा रॉड है, मान लो 10 मीटर का। कितना का है? 10 मीटर। हमने इसमें भी फोर्स लगा के जबरदस्ती इसको कितना मीटर खींच दिया? 2 मीटर। और हमने इसमें भी फोर्स लगा के जबरदस्ती कितना खींच दिया? 2 मीटर। तो तुम बोलोगे सर दोनों में तो बराबर ही हुआ ना? नहीं, बराबर नहीं हुआ है। अगर इसके रेस्पेक्ट में देखो तो इसमें डबल हो गया सी डायरेक्ट, और इसके रेस्पेक्ट में देखो तो कुछ नहीं हुआ, हाँ या ना? ऐसे देखोगे, अगर चेंज डेल्टा एल का बात करोगे तो ये भी 2 मीटर बता रहा है, और डेल्टा एल देखोगे ये भी 2 मीटर बता रहा है। तो बोलोगे अरे सर दोनों में तो मामूली है, दोनों में तो मामूली है। नहीं भैया, मामूली नहीं है, तुमने सीधे इसके बॉडी का डबल कर दिया है। तो इसको एल के रिस्पेक्ट में देखो ना, एल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया। अब समझ में आ रहा है? एल के रिस्पेक्ट में देखो। हाँ सर। नहीं समझ में आया कि पहले लेंथ जितना आई। था उसके रिस्पेक्ट में आपने कितना चेंज कर दिया, तब तुमको एहसास होगा अरे यार ये तो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, तब लगेगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। स्ट्रेन होता है, अच्छा मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर में थोड़ा सा थियोरेटिकल बातें भी हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। मैं लास्ट में या तो पढ़ा दूंगा या बता दूंगा। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है एल एफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल एफ माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। बताओ, ये होता है स्ट्रेन। बताइए, ये स्ट्रेन होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो कोई दिक्कत? बताओ। तो स्ट्रेन हमें बताता है, रिलेटिव रिलेशन बताता है कि भैया अगर इसका लेंथ इतना था तो उसके कंपैरिजन में ये कितना भैया स्ट्रेच हुआ है, इलोंगेट किया है, कितना कंप्रेस हुआ है, वो बताता है। ठीक है, इसीलिए हम एल नॉट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एल नॉट यानी इनिशियल लेंथ के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अच्छा अच्छा इतना चेंज हो गया, अच्छा उतना चेंज। समझ आया? इसी को 100% से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल आ जाएगा। परसेंटेज इलोंगेशन या परसेंटेज कंप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, खुद ही बताओ। आएगा ना? हाँ हाँ सर। सर।
बिल्कुल आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत इजी, तुम बोलोगे नहीं नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आइए आगे देखते हैं। एक एक हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, एक हम बात करेंगे टेंजेंशियल सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है। हुफ, आइए आइए देखें देखें। तो फिर से ले लेते हैं एक रॉड। ये रॉड है, ध्यान से सुनते जाना, एकदम ध्यान से। हम बोल रहे हैं इस फोर्स पे, इस पे डायरेक्ट हमने सीधा फोर्स लगाया एरिया के परपेंडिकुलर। ये एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तुम बोलोगे हाँ। इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर हमने एक फोर्स लगा दिया, सीधा परपेंडिकुलर। तो तुम बोलोगे सीधा अगर परपेंडिकुलर लगाएंगे आप, तो सीधा ही अंदर आएगा इन इलास्टिक फोर्स, सॉरी इलास्टिक फोर्स। इस फोर्स का जो हम लिखेंगे वैल्यू कैसे लिखेंगे? स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? एफ इलास्टिक अपॉन एरिया, जो भी है एरिया, एफ इलास्टिक अपॉन एरिया। ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स कैसे लगा रहे हैं? एरिया के नॉर्मल, यानी एरिया के परपेंडिकुलर। तो इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्मल स्ट्रेस। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। किसी को नहीं कोई सर। दिक्कत है बच्चों? मुझे तो लगता है कोई दिक्कत है। ठीक, नहीं। कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब आओ, अब हम लोग बात करते हैं जरा सा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का। कर लें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। इस बॉडी पे हमने इधर फोर्स लगा दिया, हमने इधर फोर्स लगा दिया। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। तो इस फोर्स को हम कह रहे हैं एफ। इसका कंपोनेंट बना लेते हैं। मान लो ये एंगल यहां से बना रहा है थीटा, एक इधर कंपोनेंट बनेगा, एक इधर कंपोनेंट बनेगा, इसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा, इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ममता, मृणाली? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर ऐसा ही बोलेंगे, नहीं। ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अब मुझे बताओ, हाँ। इलोंगेशन के लिए कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें इलोंगेशन होगा, तो उसके लिए तीनों में कौन रिस्पॉन्सिबल है? लंबाई, खिंचाई के लिए सोच के बताओ। एफ साइड। एफ साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे उल्टा में जो वैल्यू आएगा एफ इलास्टिक का, नहीं। वो भी साइन थीटा के ही टर्म में आएगा, उसी के बराबर आएगा ना, एफ साइन थीटा के बराबर ही आएगा, एफ के बराबर तो नहीं आएगा। तो यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल हाँ स्ट्रेस आ सर। गया। जब किसी एंगल पे आप फोर्स देते हो ना, ममता या मृणाली, किसी एंगल पे जब आप फोर्स लगाते हो, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। मैं लिख दूं? हाँ। हाँ। अब देखना पड़ेगा एंगल कहाँ से बन रहा है। ठीक है, मैंने यहां से बना दिया तो वहां साइन थीटा आ गया, यहां से एंगल देता तो कॉस थीटा आता। ये सब तो जानते हो ना तुम लोग, जिधर थीटा उधर कॉस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला इस केस में क्या लिखेंगे बताइए? तुम बोलोगे इस केस में आप लिखेंगे एफ इलास्टिक, ध्यान से सुनो, अपॉन एरिया, एरिया जो भी है। क्या एफ इलास्टिक की जगह यहाँ पे इसमें अगर कोई चीज ना दिया हो तो ये तो उसके बराबर ही होगा? तुम बोलोगे हाँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अभी के लिए, एफ साइन थीटा अपॉन एरिया। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नहीं। ठीक, अब आओ नहीं जरा। सर। ओके आओ, एक और कंडीशन देखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस का। ये एक बॉडी है, ऐसे मैंने दिखा दिया है। इस पे थोड़ा हमने ऊपर। इधर इधर हमने फोर्स लगाया, यानी एरिया के पैरेलल, एरिया के पैरेलल, ठीक है, फोर्स लगा दिया एरिया के पैरेलल या परपेंडिकुलर। ठीक है, देखेंगे एरिया का, एरिया के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये राइट हैंड थंब रूल, याद है ना, एरिया का डायरेक्शन पता करने के लिए, क्योंकि एरिया कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। चलो मैं बताऊंगा। तो ये फोर्स हमने इधर लगा दिया, ध्यान से देखो, फोर्स हमने इधर लगा दिया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो कुछ देर के बाद क्या होगा? तुम बोलोगे कुछ देर के बाद क्या होगा? ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, है ना, ये ऐसे झुक जाएगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा खुद ही बताओ यार, थोड़ा लंबा बन गया बट ठीक है, भावनाओं को समझो, है ना। थोड़ा सा झुक जाएगा। हाँ सर। ओके, ठीक है, ये झुक गया। तो अब इसकी वजह से फोर्स तो कुछ यहां पर भी जनरेट हो जाएगा,
कुछ इलास्टिक फोर्स यहाँ पर भी जनरेट होगा, तुम बोलोगे हाँ। और मान लेते हैं एंगल यहाँ से बना रहा है थीटा, क्या बना रहा है एंगल थीटा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होगा, तुम बोलोगे यस। इस तरह के स्ट्रेस को अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं, वैसे हमारे बुक में ज्यादा इसके बारे में डिटेल बनी है। इस तरह के स्ट्रेस को कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इसका भी वही फॉर्मूला होगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही हम लोग शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, शियर स्ट्रेस। टर्म अगर आ जाए तो याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है एफ इलास्टिक अपॉन एरिया, सबका वही फॉर्मूला होता है, नाम बस अलग अलग है। नाम बस क्या है दोस्तों? अलग अलग है। ठीक है, बताओ, बोलो कोई दिक्कत। और मान लेते हैं कि इसका झुकाने की वजह से भी कुछ लेंथ बढ़ गया, मान लो यहाँ पे कुछ लेंथ बढ़ गया, ऐसा, यहाँ लेंथ कुछ बढ़ गया, मान लेते हैं कुछ लेंथ बढ़ा है, ठीक है। तो तो मुझे बताओ शियर स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा? शियर स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा? शियर स्ट्रेन का वैल्यू वही होगा, स्ट्रेन मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल नॉट। सिंपल, यही तो बताया था। एल नॉट लगा, नॉट लगाने का मतलब है कि पहले क्या था, पहले क्या था। वैसे शियर स्ट्रेन को यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? थीटा, थीटा। ठीक है, कि टेन थीटा में कितना चेंज आया, चाहो तो लिख लो। चलो कोई बात नहीं, इस सब के बारे में अभी बताया जाएगा, है ना। तो बहुत बताओ, थोड़ा बहुत समझ आया? थोड़ा थोड़ा कुछ समझा सर। थोड़ा हाँ बहुत सर। आया होगा। अभी इसको और अच्छे से एक बार हम बताने की कोशिश करते हैं। टाइम है? नहीं है? आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।